अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप वे पे। तो आ गया हूँ मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, जो हमारी सीरीज चल रही है एडुटेरिया 71st बीपीएससी प्रीलिम्स समर्पण टेस्ट सीरीज की पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 हमने कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 51 के क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। क्या हमारा सवाल कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। जैसा कि आपको पता, अगर आपको इसका कमेंट आंसर पता है तो आप लोग क्या करोगे, पहले कमेंट कर दोगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। जी हाँ, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सन 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके गठन का श्रेय सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलन को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा 1885 ईस्वी में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था, इसके गठन का श्रेय किसको जाता है। तो ये थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलन को दिया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन एसोसिएशन ने, ये देखिए, इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है कलकत्ता में किया था। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। ये देखिए, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। किसने की थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश सरकार के कार्यों के विरुद्ध संपूर्ण देश के लोगों को एक साथ लाना था। इसका क्या लक्ष्य था कि लोगों को यूनाइट करना था, लोगों को एक साथ लाना था। किसके विरुद्ध, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत संस्था के रूप में माना जाता है। इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत संस्था के रूप में माना जाता है। इस एसोसिएशन ने 28 और 30 दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये जो एसोसिएशन थी, इसने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन ने 28 और 30 दिसंबर 1883 को कलकत्ता में अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें देश के विभिन्न भागों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 100 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए थे इसमें। इंडियन एसोसिएशन की जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, उसमें 100 से अधिक प्रतिनिधि आए थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का क्वेश्चन पे। ये देखिए, तो 53 का क्वेश्चन कह रहा है, सन 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था। कह रहा है कि ये जो गठन हुआ, ये किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन के विलय का परिणाम था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन। देखिए, तो आपसे पूछा जा रहा है, सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन को विलय के हुआ, मतलब जो पहले से थी और उनको मिला के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना लिया गया 1851 में। ये दो कौन सी थी, तो एक थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और एक थी जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। चलिए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, सन 1851 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को आपस में विलय कर दिया गया तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ, है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के सम्मिलित में गठित इस संस्था के सदस्यों के बीच एक नया बुद्धिजीवी वर्ग भी था। कई विद्वानों का मानना है कि यह पहला ऐसा सार्वजनिक संगठन था जिसे राजनीतिक आंदोलन के लिए जनता को संगठित किया था। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह जो था एक ऐसा सार्वजनिक संगठन था जिसने राजनीतिक आंदोलन के लिए जनता को संगठित कर दिया था। अब देखिए, बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी, 1836 ईस्वी में। तो याद करोगे आप लोग, ये आपको याद करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि बंग भाषा प्रकाशक सभा के गठन कब हुआ, 1836 ईस्वी में। जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं, तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन, ये दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों का नाम एक ही था, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जब हम आएंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। कब हुई थी, 1843 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 54 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला दिया हुआ है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में
एम राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। ये क्या है, बिल्कुल गलत है ये, है ना। लेकिन दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है, मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना हेतु कार्य करना था जिनका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 जो है। आपसे पूछा है ना कि सही कौन सा है, तो केवल 2 जो है, केवल 2 हमारा सही है। आइए चलते हैं हम लोग हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए बता रहा है आपको केवल 2 सही है। प्रश्नगत कथन 1 तथ्यात्मक रूप से गलत है। कैसे, तो देखिए, दरअसल मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी, न कि 88 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास महाजन सभा की। तो आप याद रखोगे कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। 1888 ईस्वी में M.V. राघवाचार्य, है ना, M.V. राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू इसके संस्थापक थे। तो 1884 में जो इसकी स्थापना की गई, किसकी, मद्रास महाजन सभा की, इसके जो वो थे संस्थापक कौन कौन थे, तो M.V. राघवाचार्य थे, बी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 55 का। देखिए 55 में कह रहा है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबड़ुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे, तो आपके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मीनाथ बेजबड़ुआ जो हैं वह किस भाषा के साहित्यकार थे। वो जो थे असमिया भाषा के थे। किसके, असमिया भाषा के साहित्यकार थे वो। आइए देखिएगा यहाँ पे, देखिए 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कहानियों, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। हिंदी भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में कौन, तो बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, असमिया में लक्ष्मीकांत बेजबड़ुआ इत्यादि इस काल के प्रमुख राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। तो याद रखिएगा, बंगला भाषा में कौन कौन लिखते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते थे, राजा राम मोहन राय भी, बंकिम चंद्र चटर्जी भी। मराठी में कौन थे, तो विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर हो गए। और असमिया भाषा में कौन थे, तो लक्ष्मीकांत बेजबड़ुआ थे, ठीक है ना। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारे तथा राष्ट्रीयता की भावना को बहुत बढ़ावा दिया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस टाइम जो है वायसराय कौन थे। आंसर क्या हो जाएगा, डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है लॉर्ड डफरिन के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था, याद रखिएगा, दिसंबर 1885 में किया गया। और कहाँ, तो बम्बई में किया गया। इसकी स्थापना में तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम का भी क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। डफरिन का टर्म याद रख लीजिए आप लोग, है ना, 1884 से 1888 तक ये जो टर्म था ये किसका टर्म था, तो लॉर्ड डफरिन का टर्म था ये। चलते हैं हमारे 57 के क्वेश्चन पे। ये देखिएगा तो आगे हमारा ये 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और कारण दिया हुआ है ना। कथन और कारण पर आपको विचार करना है और विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये हमारा कथन है, ये हमारा कारण है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो लोगों ने क्या किया कि अपने दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट कहता है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं को बेखबर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। उदारवादी क्या मानते थे ना कि ये जो अंग्रेज है ना ये भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इतना वो कर रहे हैं। और वे भारतीयों की वास्तविकता समस्या वे बेखबर ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या क्या समस्या है। जो उनको खबर होगी तभी तो वो सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा किसका मानना था, ऐसा मानना था उदारवादियों का, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या है, सही व्याख्या है। 57 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पता है ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में स्थापना से लेकर 1905 ईस्वी तक के काल को उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है।
उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। ठीक है ना, तो वो क्या कहते थे, वो कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे वे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, क्या थी, बहुत धीमी उनकी नीति थी, तथापि इस क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं ना, तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। ठीक है ना, अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, है ना, तो क्या करो, अंग्रेज से प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं के आदि के माध्यम से अंग्रेज से अगर आप अनुरोध करोगे, गुहार लगाओगे, तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांग को क्या करेगी, स्वीकार लेगी। अतः कथन एक और कारण दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। चलते हैं हमारे 58 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 58 क्या कह रहा है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही थी तथा मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांति में मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? देखिए क्या स्टेटमेंट है ये कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं उसकी शांति में मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये कथन था कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का कथन है। ये किसका? 58 का सी। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो लॉर्ड कर्जन ने बोला कि 1899 ईस्वी में, और लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे थे। इनका भी टर्म याद रखिए आप लोग, 1899 से 1905 तक। कब? 1899 से 1905। तो वो कहते हैं उनका कार्यकाल ही बंगाल का विभाजन किया गया। उनके टाइम में क्या किया था? बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये कर्जन के टाइम में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है किसके टाइम में हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 59 का क्वेश्चन। देखिए 59 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति आपको आधार पे करना है। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष डैश में लंदन में की गई थी। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी है उसकी इंडिया की स्थापना जो है वर्ष डैश में लंदन में की गई थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 1889 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1889 ईस्वी में। देखिएगा यहाँ पे, अपने कुछ अन्य दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 ईस्वी में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादा भाई नेहरूजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया था तथा विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। ठीक है, उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का उचित समय नहीं आया है, इसलिए बेहतर है कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 60 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 60 में क्वेश्चन कह रहा है किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बनी गांगुली थी। याद रख लीजिएगा इसको, कौन थी? कादम्बनी गांगुली। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 60 का ए देख रहे थे हम लोग, ये देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ कादम्बनी गांगुली। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक, तो ये भी याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक किसने किया? तो ये करने वाले भी कादम्बनी गांगुली थी। तो उन्होंने 1890 ईस्वी में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, तथा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता ने की थी। इस प्रकार कादम्बनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी। तो कादम्बनी गांगुली जो थी कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी थी। ठीक है, 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 60 का आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 61 पे आ गए। देखिए 61 क्या कह रहा है अब। 61 में है कथन है और कारण पर विचार करना। आपको नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ये कथन है, ये कारण है। आइए देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। ये बात बिल्कुल सही है। जो उदारवादी चरण चल रहा था ना उस टाइम जो कांग्रेस का जनाधार था वो काफ़ी लिमिटेड था। नेक्स्ट है, इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। ये भी बिल्कुल सही है ना। उनका इसका कह रहा है रीज़न क्या था इसका, कि इसका मुख्य कारण यह था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो हैं जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। 61 का ए आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए तो कहता है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल 1885 से 1919 तक चला। याद रखिएगा 1885 से जो 19 तक चला है ये कौन सा है? उदारवादी काल था। ये कांग्रेस का जनाधार क्या था? सीमित था।
तथा जन सामान्य ने इसमें शिथिल या निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जाति और उपजातियों में बटा हुआ है तथा इनके विचार एवं स्रोत संकीर्णता से ओतप्रोत हैं। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी अपेक्षा की थी। इसीलिए राष्ट्रवादी ने क्या की थी? उनकी अपेक्षा की थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 62 का क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देखिए। तो 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यानी कि नहीं वाला आपको ढूंढना कि जिसको हम लोग उपागम के अंतर्गत राष्ट्रवादी उपागम के अंदर नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 62 का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना जो है ये उपागम नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं था। मतलब आंसर हमारा ये है। बाकी क्या है? तो संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन और सभाएं करना ये उनका उपागम था राष्ट्रवादियों का। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना ये भी ऐसा ही है। और भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना ये भी उनका उपागम था। लेकिन कौन नहीं था? तो ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना उनका उपागम नहीं था। किनका? राष्ट्रवादियों का, है ना। समझ गए? चलते हैं हमारे इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं 62 का। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना इनका उपागम नहीं था। प्रश्नगत विकल्प सी में दिया गया है तथ्य गलत है। दरअसल प्रारंभिक राष्ट्रवादी 1885 से 1905 उपागम में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं। क्या क्या है देखिए। संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन और सभाएं करना। उनका कहना था कि या तो आपको प्रदर्शन करना हो या तो आपको सभाएं करनी हो, वो सब आपको संवैधानिक दायरे के अंदर ही रहकर करना है। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना है। आपको क्या करना है? भारत के पक्ष में, भारत के फेवर में जनमत का निर्माण करना है। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा भी देनी है ना, तो इंडियन को पॉलिटिकल एजुकेशन भी देना है। और ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त नहीं था, ठीक है ना। तो उसे संबंध बनाए रखो, क्योंकि अभी हम लोग उसको चुनौती नहीं दे सकते, ऐसा उनका मानना था। चलते हैं 63 के क्वेश्चन पे। देखिए, तो 63 का क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि प्रकाश संवाहक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसने किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया जा रहा है कांग्रेस की स्थापना से जुड़े अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। उन्हीं में से एक सिद्धांत क्या था? प्रकाश संवाहक सिद्धांत भी है, जिसे त्वरित चालक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसी प्रकाश संवाहक सिद्धांत को त्वरित चालक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि बिना अंग्रेजों से सहयोग के कांग्रेस की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए कांग्रेस की स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम नामक ब्रिटिश अधिकारी का सहारा लिया गया था। किसका सहारा लिया गया था? ए.ओ. ह्यूम का सहारा लिया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे। देखिएगा 64 का, एक मिनट, ये ज़्यादा जूम इन हो गया है। ये देखिए 64 हमारा क्या कह रहा है। तो 64 में किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया? तो ऐसे कौन से वायसराय थे जिन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? ये कौन थे? तो ये थे डफरिन। कौन थे? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो लॉर्ड डफरिन के बारे में कह रहा है कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के बाद कुछ समय के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा, क्योंकि उदारवादियों का विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है। उदारवादी का क्या मानना था कि भारत की स्थिति को अगर सुधारना है ना, तो हमको ब्रिटिश के अधीन ही रहकर इसको सुधार सकते हैं। किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के रिश्तों में करवाहट आने लगी, क्योंकि नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया। नरमपंथियों का भ्रम क्या हुआ? यहाँ पे मौ होगा, है ना। तो नरमपंथियों का भ्रम जो था शीघ्र ही टूट गया, क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया था। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी। इसी संदर्भ में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला सवाल कह रहा है 65 का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? ठीक है, तो पहला जो अधिवेशन हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि बम्बई में हुआ, उसका आपको अध्यक्ष और सचिव पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। यहीं इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच चला था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग WC बनर्जी भी कहते हैं, और उनके सचिव थे A.O. ह्यूम। सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे। देखिए, तो 66 में कह रहा है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ ना, इसका क्या कारण था? आंसर क्या हो जाएगा? पहला देखिए, कह रहा है बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष। दूसरा कह रहा है उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 66 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1905 से 1919 तक का जो चरण था, ये उग्र राष्ट्रवाद का चरण। आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि उग्र राष्ट्रवाद का चरण कौन था। तो उग्र राष्ट्रवाद का चरण जो था 1905 से 1919 तक माना जाता है। अब देखिए, इसके अनेक कारण थे। क्या क्या कारण थे? अंग्रेज शासन के सही स्वरूप की पहचान। दूसरा कहता है आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना में भी वृद्धि होने लगी थी। नेक्स्ट है शिक्षा का विकास हो रहा था। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ रहा था। कहते हैं कि बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया आने लगी थी और उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष हो गया था, क्योंकि उदारवादी की उपलब्धियां बहुत धीरे धीरे हो रही थी ना। और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां ने भी इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया था उग्रवादियों के लिए, है ना। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे। 66 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार करना। आपको उपरोक्त घटनाओं को होने वाले कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, यानी कि क्रोनोलॉजी के अनुसार लगाना है ना, क्रोनोलॉजी के अनुसार। देखिए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा C 312। तो पहले जो घटना हुई थी, पहले क्या हुआ था? इथियोपिया द्वारा इटली के सेनाओं की अपमानजनक पराजय हुई थी। नेक्स्ट बोअर युद्ध होता है और उसके बाद जापान द्वारा रूस की पराजय होती है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें दिया हुआ है प्रश्नगत सभी घटनाएं महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाएं थी जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उपरोक्त घटनाओं ने भारतीय के आत्मविश्वास में वृद्धि की तथा उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनका सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। तो इथियोपिया द्वारा जो इटली की सेनाओं का जो अपमानजनक परिचय था, ये हुआ था 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? 1896 में। बोअर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1899 से 1902 ईस्वी तक। कब? 1899 से 1902। और जापान द्वारा जो रूस का परिचय था, ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पे। देखिए, तो 68 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में नहीं हुई थी? ठीक है ना। तो इसमें से आपको नहीं वाली बताना है ना, कि कौन कौन हुई थी वो नहीं बताना, कौन नहीं हुई थी। तो इसकी जो पहली ही घटना है, ये जब पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, ये जो घटना है एल्गिन के टाइम में हुई थी। ठीक है ना, कर्जन के टाइम में नहीं हुई थी। तो कर्जन के टाइम में बाकी घटनाएं हो गई। क्या क्या याद रख लीजिए। शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप में लागू करना, ये कर्जन के टाइम में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना, ये भी कर्जन ने किया था। और कलकत्ता कॉरपोरेशन द्वारा एक्ट कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना, ये भी कर्जन ने ही किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखोगे। इसी एक्सप्रेशन देख लीजिएगा एक बार। देखिए, तो यहाँ पे बताया हुआ है, पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से जो निर्वासित कर दिया गया, ये जो घटना हुई थी किसके टाइम में हुई थी? मैंने बताया ना, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो जिनका टर्म था 1894 से 99 तक, इनके टाइम में हुई थी। ठीक है ना। और बाकी जो घटना है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का। देखिए, तो 69 का क्वेश्चन कहता है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्या क्या प्रस्ताव थे? एक प्रस्ताव था कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। इसमें आपसे बोल रहा है, उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये जो वार्षिक अधिवेशन थे ना, किस जगह पर किए गए थे? ठीक है ना, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता वाला। तो ये जो किया गया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस में 1905 में अधिवेशन हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, 1905 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित किया गया था। वह क्रम में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन था। प्रश्नगत उपरोक्त दोनों प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किए गए थे।
इस अधिवेशन में कुल 758 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 758 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको मिलाना है अब। देखिए तो इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र, सूची 2 नेतृत्वकर्ता को सम्मिलित कीजिए। तो सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। आपको क्या करना है? चयन करना है कि कौन कहाँ से लड़े थे, है ना। आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो पहला बोल रहा है दिल्ली। दिल्ली में कौन थे? सैयद हैदर राजा। तो बंगाल विभाजन के विरोध के थे, मतलब जो बंगाल विभाजन का जो विरोध कर रहे थे ना, तो दिल्ली से कौन कर रहे थे? वो थे सैयद हैदर राजा। ठीक है। पंजाब से कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट आइए पूना और बॉम्बे। पूना और बॉम्बे से कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और मद्रास से करने वाले थे चिदम्बरम पिल्लई। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। 4 3 2 1। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप राष्ट्रवादियों का प्रदर्शन शीघ्र ही बंगाल से बाहर के क्षेत्रों में भी फैल गया। अलग अलग क्षेत्रों में इसका नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया था। प्रश्नगत क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता का सही सुमेलन निम्न प्रकार से है। देखिए दिल्ली में मैंने बताया ना सैयद हैदर राजा। पंजाब में कौन थे? लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह। बॉम्बे तथा पुणे में थे बीजी तिलक। और मद्रास में थे चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71 का क्वेश्चन। देखिए तो 71 का क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो ये जो था उनका कौन सा था? तो ये जो था उनका 22वां अधिवेशन था। कौन सा था? 22वां अधिवेशन था। एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है 71 में। देखिए तो इसमें कह रहा है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के क्रम में यह 22वां अधिवेशन था। तो 1906 का जो ये कलकत्ता अधिवेशन है ना, ये क्रम का 22वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली बात आपके लिए। दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। लेकिन आपको ये कुल प्रतिनिधियों नहीं याद करना है ना, ये बिल्कुल याद नहीं करना आपको। जो याद करना मैंने बता दिया कि कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और कौन थे उसके अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी थे 1906 के अधिवेशन में। चलते हैं 72 के क्वेश्चन में। देखिए 72 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो ये किया गया था तमिलनाडु में। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। आइए देखिएगा। देखिए तो उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इसी के अंतर्गत उनके द्वारा गठित कुछ समितियां और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त और लोकप्रिय संस्था के रूप में उभरे। इसी क्रम में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली नामक स्थान पर B.O. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। समितियों के द्वारा जनसाधारण में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया गया। इसके लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को भी अपनाया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का क्वेश्चन। देखिए तो 73 का क्वेश्चन कहता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? तो आपसे पूछ रहा है बंगाल नेशनल कॉलेज जिसकी स्थापना अगस्त 1906 में हुई थी, इसके आपसे पूछ रहे हैं अध्यक्ष भी पूछ रहे हैं आपसे और प्रधानाचार्य भी पूछ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष और अरविंदो घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष और अरविंदो घोष। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों की भागीदारी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रवादियों के वर्चस्व वाली संस्थानों के अनुदान, संबद्धता और छात्रवृत्ति को रोकने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थान के बहिष्कार के आंदोलन की गति पकड़ी और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। इसी क्रम में अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। तो आपके लिए जो याद करने वाली बात है कि 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की क्या की गई? स्थापना की गई। रास बिहारी घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो रास बिहारी घोष बने थे। कौन बने थे? रास बिहारी घोष। और इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य बने ये थे अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष। याद रखिएगा यह कॉलेज शांति निकेतन स्थित टैगोर के स्कूल से प्रेरित था, जिसे 1901 में स्थापित किया गया था। 1901 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान सांस्कृतिक जगत पर भी व्यापक प्रभाव परिलक्षित हुआ। इस दौरान अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना हुई, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली।
चित्रकला के क्षेत्र में भी विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया गया तथा मुगल, अजंता, राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर है कि 1907 ईस्वी में क्या होता है, तो 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की जाती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के क्वेश्चन पे देखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो आपको फिर से क्रोनोलॉजी में लगाना है, जो पहले हुई है उसको पहले लिखना है, जो बाद में हुई है उसको बाद में लिखना है। देखिए पहला कह रहा है श्यामजी वर्मा द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना कब की गई। तो ये जो की गई थी 1905 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में। नेक्स्ट आपसे पूछता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो ये जो किया गया था प्रयास, ये 1908 में किया गया था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट देखिए युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कब किया गया। तो ये किया गया था 1906 में। कब किया गया था? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अनंत कन्हरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कब की गई थी। तो ये की गई थी 1909 ईस्वी में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा एक पहले आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। तो यानी कि 1 3 2 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा 1 3 2 4। मेरी आवाज़ आज थोड़ी ठीक नहीं है ना, आप देख सकते हो, सुन भी रहे होगे आप, तो मेरे गले में थोड़ी सी ना खराश है, तो इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ अगर ठीक से नहीं है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है ना। चलते हैं हमारे 76 के क्वेश्चन पे। देखिए तो 76 का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। तो 76 में क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर आपको करना है। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष डैश में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। तो भारत रक्षा अधिनियम जो है ये कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1915 ईस्वी में। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। आइए इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पूरी लाइन में, आपको जो याद होना चाहिए कि गदर पार्टी की जो स्थापना है ये वर्ष 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यह विदेशों में उग्र राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसके उद्देश्य में सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करना, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों न सिर्फ भारत में एक एक करके विद्रोह करना आदि शामिल था। दरअसल गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे। देखिए 77 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन तथ्यात्मक रूप से सही है। क्या ढूंढना है आपको सही वाला ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 77 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारी द्वारा बम फेंका गया। ये बिल्कुल सही बात है ना। तो ये जो है बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है। यह घटना कलकत्ता में स्थापित हुई थी ये गलत है। यह घटना कलकत्ता में घटित नहीं हुई थी। नेक्स्ट आइएगा, इस घटना में रास बिहारी घोष तथा सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। ये बिल्कुल सही है। तो इस घटना में जो रास बिहारी घोष हैं और सचिन सान्याल हैं इनकी बहुत ही मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट है कि इस घटना के आरोपियों का अलीपुर संयंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 1 और 3। 77 का क्या हो जाएगा डी 1 और 3। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए मैंने बताया ना 77 का डी हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत 1 एवं 3 तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः सही है तथा कथन 2 और 4 तथ्यात्मक रूप से गलत है। क्या कह रहा है, यह घटना कलकत्ता में नहीं बल्कि दिल्ली में घटित हुई थी। तो आपको जो वहाँ पे कलकत्ता दे दिया गया है ना वो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली में घटित हुई थी। नेक्स्ट है, इस घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? 13 व्यक्तियों को। और उन सब पर दिल्ली संयंत्र केस चला गया था। अलीपुर वाला नहीं, दिल्ली संयंत्र केस चला था। ठीक है, और न कि अलीपुर संयंत्र केस के नाम से जाना जाता है। समझ गए। चलते हैं 78 के क्वेश्चन पे। तो 78 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांति द्वारा किया गया था। तो भारत माता नामक जो क्रांतिकारी पत्र है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। 78 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में अनेक तत्वों ने समृद्ध भूमिका निभाई थी। इसमें लगातार अकालों के बावजूद भू राजस्व एवं सिंचाई करों में अत्यधिक वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा तथा बंगाल की घटनाएं प्रमुख थी।
लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से पंजाब के लोगों को किसी भी स्थिति में स्वयं के प्रयासों द्वारा उत्पीड़न का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया था, जबकि अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहब्बिन ए वतन नामक, क्या नाम है देखिएगा फिर से, अंजुमने मोहब्बिन ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। किसने किया? अजीत सिंह ने। कहाँ पे किया? लाहौर में किया। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अजीत सिंह लाहौर और अंजुमने मोहब्बिन ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया और भारत माता नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। तो यही आपसे पूछा गया था कि भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा अजीत सिंह ने किया था। चलते हैं 79 के क्वेश्चन पे। देखिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा थी? आंसर हो जाएगा इसका एनी बेसेंट। किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट। देखिएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे पूछ रहा है, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1916 में की, कहाँ की? चेन्नई, मद्रास में, ठीक है ना। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरी भारत में उनकी शाखाएं खोली गई थी और उनका ब्रांच ना पूरी इंडिया में खोल दिया गया था। इसकी लगभग 200 शाखाएं थे, लगभग 200 ब्रांचेस थी। इसके पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। देखिए कितना छोटा सा फैक्ट है। एनी बेसेंट ने सितंबर में किया 1916 में, और बाल गंगाधर तिलक ने कब किया? अप्रैल में। तो देखिए बेसेंट का 100 याद रखिएगा और 100 से सितंबर याद रखिएगा। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया है। एनी बेसेंट ने, बेसेंट का 100 मैंने आपको बोला, ट्रिक बताया मैंने आपको याद करने के लिए। तो एनी बेसेंट का 100 याद रखिए, 100 से सितंबर आपको याद रहेगा। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। कहाँ? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया? अप्रैल 1916 में किया। इसको याद रखिएगा। चलते हैं हमारे 80 नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखिए तो 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कथन एक और कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये कथन है, ये कारण है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इसी डर से क्या हुआ? देखिए यही डर था, इसी वजह से उन्होंने क्या किया? रद्द कर दिया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या है। चलिए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 80 का। ये देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी। दरअसल 1905 के बंगाल विभाजन का पूरे देश में व्यापक विरोध हो रहा था। विरोध का स्वरूप हिंसात्मक ही होता जा रहा था। सरकार को यह डर था कि क्रांतिकारी आतंकवाद कहीं व्यापक स्तर पर प्रस्फुटित न हो जाए, इसलिए विभाजन को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन का उचित स्पष्टीकरण भी है। देखिए आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आज मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन मेरा गला मेरे साथ नहीं दे रहा ना, बहुत ही खड़ास हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो आज हम लोग 80 क्वेश्चन करना है। मैं आज देखता हूँ, कल मैं फिर से आगे क्वेश्चन करूँगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो आए आपकी, कम से कम एक वीडियो डेली आ जाए। अभी हम लोग एडुटेरिया कर रहे हैं, फिर हमारा KGS भी लाइनअप में लगा हुआ है और ज्ञान बिंदु की वीडियो सीरीज मेरे पास आ गई तो वो भी अपलोड हो जाएगी। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।